नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके इंग्लिश के सिलेबस का आखिरी लेसन 3 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके राइटर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों, मैं आपके लिए इससे पहले 3 लेसनों का द आइस हैबिट, स्ट्रॉन्ग रूट्स और थैंक यू मैम का भी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, कॉस्ट टैक्स, बिजनेस स्टडी, ये सभी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन जार दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake। एक बार जार के मन में उठता है कि यदि वह जान जाए कि उसके लिए किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है, उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है जिसको वह सुने और किसकी बातों को उसको नहीं सुनना चाहिए, और इन सबसे ज़्यादा उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या करना है। He would never fail in anything he might undertake, यानी कि जिससे वह किसी भी कार्य को करने में फेल ना हो, असफल ना हो जाए। इसलिए वो 3 क्वेश्चनों का जवाब जानना चाहता था। And this thought having occurred to him, he had proclaimed it throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do। जैसा कि राजा के मन में 3 क्वेश्चन उठते हैं जिसका वो आंसर चाहता है, जिससे कि वो किसी भी कार्य को करने में फेल ना हो जाए, इसलिए वो अपने 3 क्वेश्चनों को पूरे राज्य में प्रोक्लेम कर देता है, यानी कि घोषणा करवा देता है चारों तरफ अपने राज्य में कि उसको जो भी व्यक्ति इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसका 3 क्वेश्चन थे कि उसके लिए किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय क्या है, उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़रूरी है करना। एंड learned मैन केम टू द जार बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे लर्न मैन मतलब होता है ज्ञानी लोग आते हैं जार के पास और उसके सभी उत्तरों का अलग अलग जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें का मैं हार्ड मीनिंग बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओकर्ड मतलब होता है घटित, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, खास, अबोव ऑल मतलब होता है सबसे ऊपर, अंडरटेक मतलब होता है कार्य करना, थॉट मतलब होता है विचार, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषणा करना, थ्रू आउट मतलब होता है चारों तरफ, किंगडम मतलब होता है राज्य, रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम। उसके बाद लर्न मैन मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोग, बहुत ही विद्वान। डिफरेंटली मतलब होता है डिफरेंट यानी कि अलग अलग क्वेश्चन। और यहाँ पर नेसेसरी है, नेसेसरी का मतलब होता है सबसे ज़रूरी। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी ज्ञानी लोग आए थे वो लोग क्या आंसर देते हैं जार के क्वेश्चन का। जार का जो 3 क्वेश्चन रहता है उसका सभी ज्ञानी लोग अलग अलग डिफरेंट आंसर देते हैं, उन्हीं सब को हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कोई लोग बोलता है, उसमें से बहुत ज्ञानी लोगों में से कोई बोलता है कि किसी भी राइट टाइम को, हर कार्य के लिए सही समय को जानने के लिए one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it। एक व्यक्ति को एडवांस में टेबल ऑफ डेज यानी कि उसको हर दिन क्या करना है, मंथ में क्या करना है, ईयर्स में क्या करना है, वो लिख लेना चाहिए और उसको बहुत ही कड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है अपने लाइफ में तो आपको हर दिन का लिस्ट बनाना चाहिए कि मुझे इस दिन ये कार्य करना है, इस मंथ में मुझे ये अचीव करना है, इस ईयर में मुझे ये अचीव करना है। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं भी करते हैं। कुछ लोग अपना ईयर का बनाते हैं कि मैं इस ईयर ये अचीव करूँगा, इतना मार्क्स लाऊंगा इस सब्जेक्ट में। वैसे ही उसको बोलते हैं, पहला क्वेश्चन का, जार का जो पहला क्वेश्चन रहता है उसका आंसर देते हुए एक ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को राइट समय, किसी भी कार्य के लिए सही समय को जानने के लिए अपने डेज यानी दिन का, मंथ का, महीना का और साल का एडवांस में टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए।
ओनली थर्स सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम। पहले जार के पहले क्वेश्चन का लर्नमैन आंसर देते हुए बताते हैं कि हम लोगों को सही समय हर कार्य के लिए पता लगाने के लिए हम लोगों को सबसे ज़रूरी है अपने दिन का, मंथ का और ईयर्स का टेबल हम लोग को एडवांस में बनाना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हम हर कार्य को सही टाइम पर कर पाएंगे। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल है पहले से पता लगाना, डिसाइड करना कि किसी भी कार्य के लिए सही टाइम क्या है। बिफोर हैंड मतलब होता है समय से पहले। दोस्तों मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, उससे पहले आप लोग या फिर बहुत लोग बहुत सारा सपना लेकर बैठे होंगे कि मैं इस अप्रैल तक ये करूँगा, ये जून तक मैं ये अचीव करूँगा। बट कोरोना वायरस की वजह से सारा बिजनेस, सारा उद्योग धंधे, सारा स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जिससे कि जो लोग जो भी अपना गोल सोचे थे उसको अचीव नहीं कर पाया। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में मतलब पहले ही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कोई और लोग, तो वो लोग बोल रहे हैं कि किसी भी कार्य को के लिए जो सही टाइम है, समय के पहले पता लगाना बहुत मुश्किल है। Not letting oneself be observed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful। एक व्यक्ति को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, आइडल पास टाइम यानी कि समय को बेकार नहीं करना चाहिए। उसको जो भी अटेंड टू ऑल दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन, यानी कि एक व्यक्ति को जो भी हो रहा है उसके लिए सावधान होना चाहिए और उसको वह कार्य करना चाहिए जो उसके लिए सबसे ज़रूरी है। दोस्तों एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, उसके ऑथर का नाम है वॉरेन ट्रेसी। उस बुक में बताया गया है कि हम लोगों को लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है उसको सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद ही किसी और कार्य को करना चाहिए। दोस्तों इस बुक ईट दैट फ्रॉग ऑथर वॉरेन ट्रेसी वाले बुक को ज़रूर पढ़ने की ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस बुक की तरह ही आपके टेक्स्ट बुक में भी बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसको जो भी हो रहा है उसके लिए सावधान रहना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी है उस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों समय ही सबसे अनमोल है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, घर में पल्ले पड़ेगी बहुरी करेगी कब। कबीरदास का ये दोहा बहुत ही मोटिवेशनल है जो लाइफ में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। यानी कि दोस्तों समय सबसे प्रीशियस है, यानी कि जो भी काम हम लोग कल करना है उसको आज ही क्यों ना कर दे हम लोग, यानी कि जो भी काम सबसे ज़रूरी है उसको हम लोग को सबसे पहले करना चाहिए। आगे बोला जा रहा है अदर्स अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द जार माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। यानी कि पिछले लाइन में जो बताया गया कि समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो भी होने वाला है हो रहा है उसके लिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। वैसे ही दूसरे लोग कोई अदर्स लर्नमैन बताते हैं कि किस प्रकार, मगर जो जार है वो कैसे सावधान रह पाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को भी पहले से पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आज शाम को क्या होगा। वैसे ही It was impossible for one man to decide correctly the right time for every action। वही लर्नमैन बता रहा है कि यह बहुत ही असंभव कार्य है पहले से डिसाइड करना किसी भी कार्य के लिए सही समय। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, लेकिन उसको काउंसिल यानी कि सभा में रहना चाहिए ज्ञानी लोगों का, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी एक्शन। वह लोग जो ज्ञानी लोग हैं, बहुत ही वाइज लोग हैं यानी कि चतुर लोग हैं, वो लोग उनको सही समय बता पाएंगे, सही से प्रॉपर टाइम बता पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे कि आपके लिए नहाने का टाइम ये सही है, आपके लिए सोने का टाइम ये सही है, उठने का टाइम आपके लिए ये सही है, आपके लिए पढ़ने का टाइम ये सही है। देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेट डाउन बिफोर अ काउंसिल। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत ही क्विकली हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है कि हम लोग उसको कैसे हैंडल करें। इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम लोग को बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए जो काउंसिल का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी पुरुषों को एक सभा में बैठाना, फिर अलग अलग ज्ञानी पुरुष अलग अलग आंसर देंगे, इसमें ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लगता है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका डिसीजन हम लोग को बहुत ही तुरंत लेना पड़ता है, क्विकली लेना पड़ता है, जल्दी लेना पड़ता है, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not।
इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है उस समय डिसाइड किया जाता है कि उसको किया जाए या नहीं किया जाए। इसीलिए बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए जो काउंसिलर का है, काउंसिल में बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस लगता है। इसलिए जो काउंसिल का जो बात बताया गया कि हम लोगों को सही टाइम जानने के लिए काउंसिल में बैठना चाहिए वाइज मैनों लोग का, वह फ्रूटफुल नहीं है, यानी कि वह लाभदायक नहीं है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन इस ऑर्डर में हम लोग को डिसाइड करने के लिए या जानने के लिए समय से पहले कि क्या होने वाला है, इट इज़ ओनली मैजिशियन हु नो दैट। यह जो मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, वह जादूगर ही है जो जानते हैं। And therefore in order to know the right time for every action one must consult magician, यानी कि बोला जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका डिसाइड करने के लिए एक मैजिशियंस के पास जाना चाहिए जो सभी चीज़ें जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वह हम लोगों को सलाह दे सकेगा कि हम लोगों के लिए सही टाइम क्या है हर कार्य को करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का जो पहला क्वेश्चन रहता है, जार का जो पहला क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब अलग अलग लर्नमैन यानी कि अलग अलग ज्ञानी लोग अलग अलग डिफरेंट देते हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग सेकंड क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे कि लर्नमैन लोग ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग जानने से पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जार का जो सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है। जार का सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है, तो उसके आंसर को वाइज मैन लोग देते हैं। तो इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के जैसे कि डिफरेंट आंसर देते हैं विभिन्न प्रकार का, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन का भी जार को अलग अलग आंसर मिलता है। सम सेड द पीपल द जार मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके लिए जार के लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति है उसके काउंसिलर यानी कि सभापति लोग। अदर्स द प्रीस्ट, कुछ और बोलते हैं कि उसके लिए पुजारी लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर्स द डॉक्टर, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ लोग बोलते हैं कि उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति डॉक्टर है, कुछ बोलते हैं कि उसके लिए सबसे ज़रूरी है योद्धा लोग। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कोई बोलता है कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काउंसिलर है, कोई बोलता है उसके लिए पुजारी है, कोई बोलता है उसके लिए डॉक्टर है, तो कोई बोलता है उसके लिए सबसे ज़रूरी वॉरियर्स यानी कि योद्धा लोग हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ से हम लोग जानेंगे कि जो जार का तीसरा क्वेश्चन रहता है उसका जो वाइज मैन लोग है क्या आंसर देते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन रहता है जार का कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। कुछ लोग बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे ज़रूरी काम साइंस है यानी कि विज्ञान है। अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, कोई बोलता है कला का युद्ध भूमि है। एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कोई बोलता है कि धार्मिक पूजा। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, द जार एग्रीड विथ नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। देखिए दोस्तों, जो जार का 3 क्वेश्चन रहता है उसके सभी क्वेश्चनों का डिफरेंट यानी कि अलग अलग आंसर मिलता है, इसलिए जार किसी से भी एग्रीड नहीं होता, सहमत नहीं होता। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, यानी कि किसी को भी इनाम नहीं देता। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन ही डिसाइड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनॉन्ड फॉर हिज विजडम। लेकिन अब भी स्टिल मतलब होता है, अब भी विशिंग मतलब होता है इच्छा, अब भी उसके मन में यह इच्छा रहती है अपने 3 क्वेश्चनों का आंसर जानने का, इसलिए वह सलाह लेने के लिए जाता है हर्मिट के पास। डिसाइड करता है, कंसल्ट मतलब होता है कि कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना। वाइडली रिनॉन्ड फॉर हिज विजडम, वाइडली मतलब होता है बहुत ही विख्यात रहता है दूर दूर तक, रिनॉन्ड मतलब होता है विख्यात, और विजडम मतलब होता है अपने ज्ञान के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड, जो हर्मिट था वुड यानी कि जंगल में रहता था जो जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट अ कॉमन फॉक, वह उन्हीं लोगों से मिलता था, आम जनता से ही मिलता था, बड़े बड़े लोगों से नहीं मिलता था। सो द जार पुट अ सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। देखिए दोस्तों, जो हर्मिट था यानी कि जो साधु था वह सिर्फ आम जनता यानी कि सिंपल लोगों से ही मिलता था। कॉमन फोक मतलब होता आम जनता, इसलिए जो राजा था वो तो बहुत ही अमीर था, वह राजा था, इसलिए वह सिंपल क्लोथ्स पहन लेता है, साधारण कपड़े जैसे कि आम लोग पहनते हैं। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, सेल मतलब होता है उसकी कुटिया यानी कि साधु के कुटिया के
पास पहुंचने से पहले डिसमाउंटेड मतलब होता है उतरना, यानी कि वो अपने घोड़े के ऊपर से उतर जाता है। एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, और अपने बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षकों को अपने पीछे छोड़ देता है, बोलता है तुम लोग यहीं पर रुको। वेंट ऑन अलोन, और वह खुद अकेला हर्मिट के पास जाता है। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में जो 3 पैराग्राफ है इसमें कुछ हार्ड मीनिंग है, इसलिए मैं उसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, वॉरफेयर मतलब होता है युद्ध भूमि, रिलीजियस वर्शिप मतलब होता है धार्मिक पूजा, उसके बाद है विशिंग मतलब होता है इच्छा, स्टिल मतलब होता है अब भी, कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना, वाइडली मतलब होता है दूर दूर तक, हर्मिट मतलब होता है साधु, रिनॉन्ड मतलब होता है विख्यात, और विजडम मतलब होता है ज्ञान। उसके बाद कॉमन फोक मतलब होता है साधारण लोग, डिसमाउंटेड मतलब होता है उतरना, सेल मतलब होता है कुटिया, और बॉडीगार्ड मतलब होता है अंगरक्षक। दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोगों को मैंने जितना भी समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा ये समझने में। तो दोस्तों, ऐसे ही इस लेसन को अच्छी तरीके से पूरा समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ व्हेन द जार अप्रोच द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, डिगिंग मतलब होता है खोदना, ग्राउंड मतलब होता है जमीन, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, हट मतलब होता है झोपड़ी। देखिए दोस्तों, जब जार हर्मिट के झोपड़ी तक पहुंचता है तो वह देखता है कि जो हर्मिट है ज़मीन को खोद रहा है अपने झोपड़ी के सामने। सीइंग द जार ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। वह जार को देखकर, हर्मिट था जो हर्मिट जार को देखकर उसका अभिवादन करता है और फिर अपने खोदने का काम को चालू कर देता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। जो हर्मिट था बहुत ही कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथेड हेविली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हर्मिट यानी जो साधु था वो बहुत ही कमज़ोर पतला दुबला था। यानी उसके बाद वह जब भी स्टक यानी कि होता है धसाना, स्पेड मतलब होता है कुदाल, जब भी वह ज़मीन में कुदाल को धसाता था तो लिटिल अर्थ यानी कि ज़मीन से कुछ मिट्टियाँ निकल आती थी। ही ब्रीथेड हेवली यानी कि वह बहुत हाँफने लगता था। द जार वेंट अप टू हिम एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। जो जार था वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि हर्मिट, मैं आपके साधु जी, मैं ज्ञानी साधु जी, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चनों का उत्तर मांगने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं ये कैसे जान पाऊँगा कि मेरे लिए सही टाइम क्या है किसी भी कार्य के लिए। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडेड। मेरे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है। एंड टू होम शुड आई, और किसके लिए मैं ज़रूरी हूँ। देयर फॉर पे मोर अटेंशन दैन टू द रेस्ट। इन सबसे ज़्यादा सावधान इस पर रहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है और मुझे सबसे ज़्यादा सावधान किस काम के लिए रहना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर्ड नथिंग। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड ही कमेंस्ड डिगिंग। जो हर्मिट था जार के क्वेश्चनों को सुनकर कुछ भी आंसर नहीं देता है और अपने हाथों में थोड़ा थूकता है, और रिकमेंस्ड मतलब होता है फिर से शुरू करना, फिर से खोदना शुरू कर देता है। यू आर टायर्ड सेड द जार, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। अवाइल मतलब होता है कुछ देर के लिए। जो जार था हर्मिट को बोलता है कि शायद आप थोड़े थके हुए हैं, अपने कुदाल को मुझे दे दीजिए आपके लिए थोड़ा काम करने के लिए, कुछ देर के लिए। Thanks, said the hermit, and giving the spade to the jar, he sat down on the ground. जो हर्मिट था थैंक्स बोलता है, धन्यवाद बोलता है जार को, और अपना कुदाल जार को दे देता है और वह ज़मीन पर बैठ जाता है। When he had dug 2 beds, the jar stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit. यानी कि देखिए दोस्तों, जार था 2 बेड खोदने के बाद रिपीट करने लगता है, अपने क्वेश्चनों को पूछने लगता है हर्मिट से। यहाँ पर 2 बेड का मतलब यानी ज़मीन के किसी हिस्से के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है। तो वह हर्मिट से अपने क्वेश्चन को पूछने लगता है कि, लेकिन हर्मिट जो था वह कुछ भी आंसर नहीं देता है। बट रोज स्ट्रेच आउट ऑफ हिज हैंड, यानी कि अपने हाथों को फैलाने लगता है, स्ट्रेच करने लगता है और जार को बोलता है कि मुझे अब
कुदाल दे दो और तुम थोड़ा आराम करो, अब बचा हुआ काम मैं कर देता हूँ। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो जार था उसको स्पेड नहीं देता है और जो खोदना चालू रखता है। 1 hour passed and another, the sun began to sink behind the trees and the जार at last stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question। देखिए दोस्तों, उस जार को खोदते खोदते ज़मीन को 1 घंटा बीत जाता है। सन बिगेन टू सिंक यानी सन डूबना चालू हो जाता है पेड़ों के पीछे, और जार आखिरी बार ज़मीन में कुदाल को धंसाता है। उसके बाद जार बोलता है हरमिट से कि मैं आपके पास आया हूँ ज्ञानी साधु अपने क्वेश्चनों का आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी शो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो वो भी मुझे बोल दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। अब हर्मिट बोलता है देखो यहाँ पर कोई दौड़ते दौड़ते आ रहा है। जार को बोलता है चलो देखते हैं वह कौन है। द जार टर्न्ड अराउंड, ये जार घूमता है, एंड सो अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, और एक बियर्डेड मैन यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखता है जो जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जो आदमी था जो बियर्डेड मैन था अपने हाथों से अपने प्रेस्ड यानी कि दबाए हुए था अपने पेट को, एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और जो खून था उसके पेटों से बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द जार ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मोइंग फीबली, यानी कि जो बियर्डेड मैन था जब जार के पास पहुंचता है तो फेंटिंग यानी कि बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर जाता है, और मोइंग यानी कि आहे भरता है धीरे धीरे, यानी कि जब आदमी को चोट लग जाता है मृत्यु की हालत में रहता है तो आहे कैसे भरता है वैसे ही वो आहे भर रहा था। द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग, जो जार और हर्मिट थे, अनफास्टेंड मतलब होता है चेंज करना, उसके कपड़े को चेंज करते हैं उतारते हैं, अनफास्टेंड मतलब होता है उतारना। देयर वॉज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, तब वो देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ही बड़ा घाव है। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, जो जार था उसके घावों को अच्छी तरीके से धोता है जितना वह कर सकता है, एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंकरचीफ एंड विद द टॉवल ऑफ द हर्मिट हेड। देखिए दोस्तों, जब जार और हर्मिट उसके कपड़े को उतारते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा घाव है, तो जार जो था अपने जितना कर सकता है उसके घाव को धोता है और उसके अपने हैंकरचीफ यानी कि अपने रुमाल से और जो हर्मिट का टॉवल था उससे बार बार उसके घाव को बैंडेज करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था खून वह नहीं रुकता है। एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound, और जो जार था बार बार उसके बैंडेज को चेंज कर रहा था जो सोक्ड यानी कि भरा हुआ था खून से लथपथ था गर्म ब्लड के साथ, एंड वॉश्ड एंड रिबैंडेज द वुंड, फिर से बार बार घाव को धो रहा था और उसको बार बार रिबैंडेज यानी कि फिर से बैंडेज कर दे रहा था। देखिए दोस्तों, इसमें का मैं हार्ड मीनिंग बताता हूँ। हेल्ड मतलब होता है पकड़े रहना, प्रेस्ड मतलब होता है दबाना, स्टमक मतलब होता है पेट, फ्लोइंग मतलब होता है बहना, मोइंग मतलब होता है आहे भरना, फीबली मतलब होता है धीरे धीरे, अनफास्टेंड मतलब होता है बदलना, बैंडेज मतलब होता है मरहम पट्टी, हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल, फ्लोइंग मतलब होता है फिर से, फ्लोइंग मतलब होता है बहना, रिमूव मतलब होता है चेंज करना, रीबैंडेज मतलब फिर से उसको चेंज करना, सॉक्ड मतलब होता है खून से लथपथ, वुंड मतलब होता है घाव। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब आखिर में उस व्यक्ति का, उस बियर्डेड मैन का, वुंडेड मैन का जो खून था बहना बंद हो जाता है तो वह बच जाता है और कुछ पीने के लिए मांगता है। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, जो जार था बहुत ही फ्रेश यानी कि ताज़ी पानी लाता है और उसको देता है। मीन वाइल द सन हैड सेट, यानी इसी दौरान इस सब घटना के बीच में जो सन था यानी कि जो सूर्य भगवान थे वो डूब जाते हैं। एंड इट हैड बिकम अ कूल, थोड़ा ठंडा हो जाता है, यानी कि सूर्य के डूबने के बाद थोड़ा जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ठंडा हो जाता है, वैसे ही ठंडा हो गया था। So the Tsar with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed, जो जार था हर्मिट के मदद से उस वुंडेड मैन घाव वाले व्यक्ति को, बेडेड मैन को उठाकर घर में ले जाते हैं, झोपड़ी में ले जाते हैं और उसको बेड पर सुला देते हैं। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet, बेड पर सोए सोए जो व्यक्ति था वह आंखें को बंद कर लेता है और शांत हो जाता है। But the Tsar was so tired with
his work and with the work he had done। लेकिन जो राजा था, जार था, वह बहुत ही थक चुका होता है। जो भी काम उसने किया, उसने पहले ज़मीन को खोदा, उसके बाद उस बेडेड मैन के लिए बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, इससे वह थक जाता है। That he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night। जो जार ने जो भी हर्मिट के लिए और बेडेड मैन के लिए जो काम किया था, इसलिए वह बहुत थक चुका हुआ था, इसलिए वह थ्रेशोल्ड यानी कि चौखट पर, और क्रश मतलब होता है झुकना, यानी कि जो झोपड़ी के चौखट पर जाकर झुक कर बैठ जाता है और फील करने लगता है, यानी कि नींद जैसा उसको फील आने लगता है। जब दोस्तों आप लोग भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो जब आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो आपको नींद जैसा आने लगता है, वैसे ही जार को आता है। जैसे कि शॉर्ट समर नाइट में एक व्यक्ति सो जाता है, वैसे ही वह बहुत ही अपनी गहरी नींद में सो जाता है। When he awoke in the morning, यानी कि जब वो सुबह उठता है जार, it was long before he could remember where he was। उसे बहुत टाइम लगता है यह जानने में, कि याद करने में कि वह कहाँ पर है। और who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes। यानी दोस्तों जब जार सो जाता है, उसके बाद जब सुबह उठता है तो उसको यह याद नहीं रहता है कि वह कहाँ पर है, और यह जो व्यक्ति सोया हुआ है बेड पर, वह कौन है, और वह उसको एकटक देख रहा है। जो व्यक्ति जो बेड पर सोए हुए किसी इरादे से, वह कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the Tsar was awake and was looking at him। जो बेडेड मैन था धीमी आवाज़ में, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उसे क्षमा मांगता है, क्योंकि दोस्तों उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। आप भी जब बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, चोट लगी रहती है, तो आप भी कमज़ोरी जैसे आवाज़ से बोलते हैं। वैसे ही वह बेडेड मैन उससे क्षमा मांगता है जार को, जब वह देखता है कि जार उसकी तरफ देख रहा है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द जार। वह जार बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और इसमें कोई भी क्षमा मांगने की कोई भी बात नहीं। आगे जो बेडेड मैन था वह बोलता है कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते राजा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जो इसने कसम खाई थी कि तुमसे बदला लेने के लिए। स्वोर मतलब होता है कसम खाना, एनिमी मतलब होता है शत्रु, और रिवेंज मतलब होता है बदला। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे भाई को हड़पा है, जब्त किया है, उसको बंदी बनाया है और उसकी संपत्ति को भी बंदी बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा शत्रु हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back। मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले जा रहे थे, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि तुम्हारे रास्ते में आते वक्त ही मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन जो दिन बीत गया लेकिन तुम नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। एम्बुश मतलब होता है छिपने का जगह, यानी इसलिए मैं जब तुम नहीं आए, दिन बीतने जा रहा था लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए मैं अपने छिपने वाले जगह से निकला तुम्हें खोजने के लिए। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और मैं आपके बॉडीगार्ड लोग के पास आया, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। और मैं वहाँ से किसी भी तरह बचकर आपके पास आया, अगर आप मेरे इन घावों को मरहम पट्टी नहीं करते तो शायद मैं नहीं बचता, मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुमने मेरे जीवन को बचाया। Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me। यदि अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, आपका सबसे आज्ञाकारी दास बन जाऊंगा और अपने बेटों लोग को भी, आने वाले संतानों को भी यही करने के लिए बोल दूंगा, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। द जार वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। जार बहुत ही खुशी था अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति का प्रस्ताव पाकर और उसे अपना मित्र के रूप में प्राप्त करके। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम
और इसके बाद वह सिर्फ उसको क्षमा ही नहीं करता, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम एंड प्रोमिस टू स्टोर हिज प्रॉपर्टी। और यह भी बोलता है कि वह अपने सर्वेंट, अपने नौकरों को और अपने फिजिशियन को उसके पास भेजेगा उसकी सेवा के लिए, और वह प्रॉमिस करता है कि उसके भाई के जब्त किए गए प्रॉपर्टी को और उसको छोड़ देगा। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around for the hermit. wounded man के जाने के बाद जार झोपड़ी के अंदर से निकलकर बाहर बरामदे में आता है और हर्मिट को चारों ओर खोजने लगता है। Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. वह जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि एक बार हर्मिट को बोले कि वो अपने क्वेश्चनों का उसको आंसर दे दे। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit बाहर पर खेतों में अपने घुटने के बल बैठा हुआ था और बीज बो रहा था जो उसने पिछले दिन खेत को खोदा था। The Tsar approached him and said for the last time, जार उसके पास पहुंचता है और आखिरी बार, I pray you to answer my question, wise man. आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। You have already been answered, said the hermit, still clutching on his thin legs and looked up at the Tsar who stood before him. जार जब आखिरी बार हर्मिट के पास प्रार्थना करता है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे, तब जो हर्मिट है वो बोलता है कि आपने तो अपने उत्तर पहले ही पा चुके हैं। आप अपने घुटनों पर झुके हुए अपने पतले पैरों के साथ जार को देखते हुए जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द जार। जार पूछता है कि कैसे आंसर, आपने तो मुझे कोई भी आंसर नहीं बताया, तो कैसे मैंने अपने आंसर को पा लिया? कैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने आपको आंसर को पा लिया? आप मुझे बताइए, मेरे आंसरों को आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, जब बियर्डेड मैन चला जाता है तब जार आखिरी बार हर्मिट के पास आता है अपने 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने के लिए, प्रार्थना करता है। उसके बाद जो हर्मिट रहता है तो वह बोलता है कि आपने तो पहले ही अपने आंसर को पा लिया है। जब वो खेत को बो रहा होता है और उसके सामने जार खड़ा होकर अपने 3 प्रश्नों को आखिरी बार पूछने के लिए प्रार्थना करता है, तो हर्मिट बोलता है कि आपने तो अपने प्रश्नों का उत्तर पहले ही पा लिया है। तो जो हर्मिट बोलता है कि आपने तो अपना आंसर पहले ही पा लिया है, तो जार चौंक जाता है, बोलता है कि कैसा आंसर, मैंने आपसे कितनी बार पूछा आप प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, लेकिन आपने एक भी बार नहीं दिया और आप बोल रहे हैं कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आगे देखिए, अब हर्मिट बोलता है कि कैसे उसको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। लिखा हुआ है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट बोलता है, क्या तुमने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी बट हैड गॉन योर वे, दैट मैन वुड हैव attacked you and you would have repeated of not having stayed with me. देखिए, हर्मिट उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, बोलता है कि यदि आप कल मेरे कमजोरी के ऊपर आपको दया नहीं आई होती और आप मेरे लिए ज़मीन को नहीं खोदते और अपने रास्ते अपने घर की तरफ चले गए होते, तब जो आपका बियर्डेड मैन है, यानी कि जो आपका एनिमी था, अभी जो आपका फ्रेंड बन चुका है, वो आपके ऊपर अटैक कर देता और आप पछताते। रिपेंटेड मतलब होता है पछताते, आप पछताते कि आप मेरे साथ क्यों नहीं रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए उस समय आप नहीं गए, तो जो काम आपने मेरे लिए किया, मेरे लिए ज़मीन को खोदा, वह आपके लिए सबसे ज़रूरी समय था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था आपके लिए। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति मैं था, क्योंकि अगर मैं आपको ज़मीन खोदने नहीं देता तो आप चले जाते और आपको रास्ते में वह आपके ऊपर अटैक कर देता और आपको मार देता। और आपके लिए सबसे ज़रूरी काम मी एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वह आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है। आफ्टर वर्ड्स वेन दैट मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग हिम, फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। यानी कि उसके बाद जो व्यक्ति हम लोगों के सामने दौड़ कर आया और आपने उसके लिए जो भी देख रेख की, वह आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था, ज़रूरी टाइम था, ज़रूरी समय था, क्योंकि अगर आप उसके घावों को मरहम पट्टी नहीं करते तो वह मर जाता आपके साथ शांति का प्रस्ताव किए बिना।
So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important now. It is the most important time because it is the only time when we have एनी पावर। यहाँ पर हर्मिट जार को बहुत ही अच्छी बात बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है। ये इससे हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। देखिए, हर्मिट बता रहा है जार को कि सबसे इम्पोर्टेंट समय वर्तमान होता है, क्योंकि जो वर्तमान है उसी पर हमारा शक्ति चलता है। जो वर्तमान है उसी में हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए, जो ना ही फ्यूचर है और ना ही कोई फ्यूचर आएगा। आप जो भी वर्तमान में करेंगे वही आपके सामने आएगा। अगर आज आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप फ्यूचर में बहुत ही सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। देखिए दोस्तों, क्यों वर्तमान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पास्ट यानी कि जो गुजर गया उस पर भी आपका कोई ये नहीं है। आप चाहें तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में भी होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी आपके हाथ में नहीं है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान ही वो ऐसा समय है जिसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में बहुत हार्डवर्क करेंगे तो आप फ्यूचर में जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में ही हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा। यहीं पर ये हर्मिट बता रहा है जार को कि सबसे इम्पोर्टेंट समय वर्तमान होता है, क्योंकि वही हमारे हाथ में होता है। जो भी हम लोग चाहें वो कर सकते हैं वर्तमान में। इसलिए द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ हुम यू आर। और जो सबसे पहला तो बता देता है कि सबसे ज़रूरी समय क्या है इस वर्ल्ड में सभी के लिए। दूसरा बताता है कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है। वो बोलता है कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति जो प्रेजेंट में उनके सामने है, उनके साथ है, वही उसके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति है। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स। यानी यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि कोई भी नहीं जानता जो व्यक्ति आज आपके साथ बातों को शेयर कर रहा है वो कल किसी और के साथ बात को शेयर करेगा कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई नहीं जानता कि जो व्यक्ति आज आपके साथ है वो आपके साथ कल रहेगा या नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके साथ है अभी, उसको आपको फुल अटेंशन देना चाहिए। यानी दोस्तों, जो भी प्रेजेंट में आपके साथ है उसकी हर एक बातों को ध्यान दे, उसकी केयर करे, उसकी हर एक बातों को इम्पोर्टेंस दे। दोस्तों, आजकल क्या हो गया है, एक मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए, ना कि मोबाइल फ़ोन पर। मोबाइल फ़ोन तो आप हमेशा चलाते ही रहेंगे, लेकिन जो आप टाइम को स्पेंड करने जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर तो कम से कम मोबाइल मत चलाइए। अपने फैमिली के साथ पूरा अटेंशन दीजिए, उसको ध्यान दीजिए, उसके साथ फुल अटेंशन दीजिए, उसको पूरा इम्पोर्टेंस दीजिए। उनके साथ स्पेंड किए गए टाइम को आप हैप्पीली इंजॉय करें, क्योंकि कल हो ना हो वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो क्वेश्चन मार्क ही है कि कल कौन रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए जो भी आपके पास है, जो भी व्यक्ति आपके पास आज है, उसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि खो जाने के बाद ही किसी व्यक्ति को उसकी महत्व समझ में आती है। जब तक वो आपके पास रहता है आपको उसका महत्व नहीं समझ में आता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके पास है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करे, उनको इम्पोर्टेंस दे, उनकी केयर करे, उनका ध्यान रखे। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। और सबसे ज़रूरी काम जो भी आपके साथ है, जो भी व्यक्ति आपके साथ है, उनके लिए अच्छा करना है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना, ये सब है। क्योंकि इसी पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए भगवान हम लोगों को इस धरती पर अकेले भेजते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग के क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस का आखिरी चैप्टर 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को करना स्टार्ट करेंगे एक एक चैप्टर करके। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके हेल्प करने की ट्राई करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।